ननद भाभी का गांव में नहाना। सोमपुर गांव में साल पुराना एक पोखर है जहां गांव की सभी औरतें एकजुट होकर नहाती हैं। गंगा की बहू और बेटी पायल और निकिता भी उन्हीं में से एक है। नाचे पनघट पर मेनका, नाचे पनघट पर मेनका। कितना सुकून देता है ये पोखर का ठंडा ठंडा पानी। सचमुच भाभी, अगर गांव में ये पोखर ना हो तो हम लड़कियों का तो नहाना धोना दो बार हो जाए। हाँ ये तो है। और फिर पोखर में नहाते समय ही तो हम सखी सहेलियां बातें करती हैं। वैसे काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद सभी महिलाएं पोखर से नहा धोकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद, बहू अरे ओ पायल बहू, जरा जल्दी से मुझे चाय ला कर दे दे। अरे ओ मेरी बहरी बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? तुझे हाँ ना में जवाब तो दे। बस आई माँ जी, ये लीजिए आपकी पसंदीदा गर्मा गर्म अदरक इलायची की चाय। इसके बाद बहू रसोई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भोर होते ही नहाने के लिए पोखर की ओर निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज गांव में रहने वाले अवनीश का शहरी दोस्त रॉकी गांव में आता है। अरे आओ आओ रॉकी, इस गांव में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये क्या अवनीश, इतने सूखे तरीके से स्वागत कर रहा है तू मेरा? मुझे तो लगा कि तू गांव की कोई गोरिया लेकर आएगा। अरे जरा सब्र कर मेरे दोस्त, चल गांव चलते हैं। अवनीश झटपट से रॉकी का लगेज उठाकर रॉकी के साथ खेत खलिहानों के रास्ते घर की ओर बढ़ता है। तभी अचानक रॉकी के कानों में लड़कियों के हंसने की आवाज पड़ते ही उस शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। अरे अवनीश, ये किस कोयल की आवाज है? अरे ये पास ही एक पोखर पड़ता है, ये आवाज वहाँ नहा रही औरतों और लड़कियों की है। अरे फिर तो आंखें सेकना बनता है मेरी जान। क्यों नहीं, मगर अभी नहीं, कल। रॉकी के दरिंदे दिमाग में पोखर में नहाने वाली लड़कियों की छवि खींचने लगती है। देर रात जागता हुआ वह फुसफुसाता है, बस जल्दी से ये रात कट जाए ताकि सवेरा होते ही मैं अपनी आंखें सेक सकूं। कितना मजा आएगा। अगली सुबह, माँ मैं और भाभी पोखर पर नहाने जा रही हैं, ठीक है? अरे ठहरो जरा। क्या हुआ माँ जी, आपका चेहरा किस चिंता में उथल पुथल हुआ जा रहा है? बहू कल रज्जो बता रही थी कि गांव में कोई शहरी बाबू आया है। इन परदेसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम दोनों ननद भाभी सतर्कता से नहाना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। दोनों ननद भाभी नहाने के लिए पोखर पर आ जाती हैं। रॉकी और अविनाश एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें नहाते हुए देख रहे थे। अरे अवनीश, इस गांव की गोपियां तो एकदम जबरदस्त है, मगर इनकी गोरी बाहों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू ना एक नंबर का ठरकी है। अब जल्दी चल, वरना किसी ने देख लिया तो जमीन में गाड़ देंगे। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इस पोखर पर मर्दों के मंडराने पर पाबंदी है। यार ये बटर स्कॉच कौन है? रे ये दोनों ननद भाभी हैं। निकिता इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। इसे देखकर सभी लड़कों की नीयत फिसल जाती है, मगर ससुरी टेढ़ी खीर है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मगर रॉकी के दिमाग में निकिता की नहाती हुई छवि नशा बनकर दौड़ने लगती है। वह रात भर शिकारी की तरह सोच में डूबा रहता है। ऐसा क्या करूं कि वो टेढ़ी खीर मेरे मंसूबे को पूरा करने को खुद ब खुद मजबूर हो जाए। अचानक रॉकी की नजर उसके कैमरे पर घिर जाती है और वह कहता है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अगली सुबह, अरे पायल भाभी क्या बात है, आज आप नहाने नहीं चलेंगी क्या? नहीं निकिता, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम जाकर नहाओ। चुलबुली निकिता अकेले ही नहाने के लिए चली जाती है। तभी रॉकी निकिता को नहाते हुए कैमरे में कैद कर लेता है। फंस गई चिड़िया पोखर के पिंजरे में। रॉकी की हंसी सुनकर निकिता जल्दी से कपड़े पहनकर घर की ओर भागने लगती है। तभी रॉकी उसे घेर कर कहता है, कहाँ जा रही हो मेरी जाने बहार? एक नजर इस कैमरे पर तो डाल लो, कितनी अच्छी लग रही हो तुम इसमें। खुद को कैमरे में कैद देखकर निकिता की आंखें नम हो जाती हैं और वह थरथराती हुई कहती है, तुम शहरी हमेशा हम गांव देहात वालों के साथ दगाबाजी करती हो। अभी के अभी मेरी इस वीडियो को मिटाओ वरना। देखो दिलरुबा, ये धमकी देना बंद करो, वरना ऐसा न हो कि पूरी दुनिया तुम्हें नहाते हुए देखे। अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर लिया तब क्या होगा? रॉकी की बातें सुनकर निकिता अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुलने लगती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और उसकी जुबान से एक शब्द निकलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हारी खूबसूरती खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये वीडियो मिटा दिया जाएगा।
जमाने में अपनी बड़ी बदनामी से बचने के लिए निकिता खुद को रॉकी के हाथों सौंप देती है। मैंने तुम्हारा कहाँ कर दिया, अब तुम ये वीडियो मिटा दो। मिटा दूंगा मेरी जान, मगर सही समय पर। बस ऐसे ही मुलाकात करती रहना। उस शाम निकिता जब घर पहुंचती है तो उसका अस्त व्यस्त भेष देखकर उसकी भाभी बिना पलक झपकाए उसे देखती हुई कहती है, अरे क्या हुआ निकिता, आज नहाने में बड़ी देर लगा दी, कोई सहेली मिल गई थी क्या? भाभी का सवाल सुनकर निकिता की आंखें भर जाती हैं और उसकी नजरें नीची हो जाती हैं। देख गंगा और पायल का चेहरा चिंता के मारे पीला पड़ जाता है। निकिता, सब ठीक तो है ना? बोलो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी हमें खाए जा रही है। निकिता फूट फूट कर रोते हुए अपनी भाभी और माँ को सारा वाकया बताती है। चुप कर, बैठी दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ये बात जमाने में फैल गई तो कोई भी तेरी बाह नहीं थामेगा। इस बात को दबाने में ही बेहतरता है। माँ जी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो न जाने कितने घरों की निकिता का दामन रॉकी जैसे दरिंदे का शिकार होगा। हमें कुछ सोचना होगा। तीनों ननद भाभी मिलकर जाल बिछाती हैं। अगली सुबह निकिता पोखर पर नहाने पहुंचती है। तभी रॉकी जैसे वह पहुंचता है सास बहू से मारकर जमीन पर ढेर कर देती है। अरे 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 मत मारो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ दे तुझे, ऐसे कैसे छोड़ दे हम? जानती थी कि तू यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हम सास बहू ने तेरे लिए यहाँ जाल बिछाया था। ठहरो गंगा, जी तो करता है कि हलक से तेरी जान खींच लूं कमीने, मगर तूने जो हमारे गांव की इज्जत पर हाथ डाला है उसकी सजा तुझे भोगनी होगी। अब तुझे इस लड़की का हाथ थामना होगा। नहीं सरपंच काका, मैं इस दरिंदे के गले में वरमाला नहीं बल्कि हथकड़ी देखना चाहती हूँ। नहीं, मुझे जेल मत भिजवाओ, मैं तुम्हारी पाँव पड़ता हूँ। मैं अपना जीवन जेल में नहीं बिताना चाहता। तुम जैसे दरिंदों की यही सजा है। तुम जैसे हैवानों के कारण हम जैसी लड़कियों का रोशनी भरा जीवन अंधेरी में खो जाता है। पूरा गांव निकिता की सोच का समर्थन करता है, जिसके बाद पुलिस रॉकी को अपनी हिरासत में रखता है। उसे अपनी सारी उम्र जेल में बिताना पड़ता है। लोगों के सहयोग से अब गांव की सरजमीन पर बाथरूम बन चुका है। कोई भी औरत पोखर, तालाब और नदी पर नहीं नहाती और अब निकिता अपनी भाभी और माँ के साथ खुशी खुशी रहती है। छोटे से गांव में एक विधवा सास बहू किराए के घर पर रहा करती थी। एक दुर्घटना के दौरान उन दोनों के पतियों की मृत्यु हो गई थी। सास मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करती थी और बहू लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। उनका घर एक तालाब के पास था। एक दिन की बात है। अरे बहू, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। नीलम ऐसा कहकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में लकड़ियाँ काट कर वापस आ जाती है। जिसके बाद उन लकड़ियों से नीलम और अनामिका दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, सुबह से मकान मालिक 3 बार चक्कर काट कर चला गया है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें इस घर से निकाल देगा। कितने महीने से हमने इस घर का किराया नहीं दिया है। इस बार मालकिन मुझे तनख्वाह दे देगी तो मैं उस पैसों से मकान का किराया भर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप तसल्ली से खाना खाइए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सास नीलम के साथ बैठकर आराम से खाना खाती है। जिसके बाद जब खाना बच जाता है तो वो बचे हुए खाने को तालाब के पास ले जाती हैं और तालाब की मछलियों को खिलाने लगती हैं। मछलियों को खाना खिलाते खिलाते बेचारी अनामिका अपने पति को याद करके रोने लगती है। क्यों, आखिर क्यों आप हमें छोड़कर चले गए? आपके बिना हमारा गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। मैं अकेली कैसे ये सारी जिम्मेदारियों को संभालूं? ऊपर से मेरी कोख में आपका अंश भी है। बेचारी अनामिका रो ही रही होती है कि तभी अचानक से तालाब के अंदर एक हलचल सी मचने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? आखिर ये क्या हो रहा है? तालाब के अंदर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देखते ही देखते तालाब के अंदर से एक पानी के देवता आते हैं और अनामिका के सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो? अपने आंसुओं को पोंछ लो। दुख और संकट हर किसी के जीवन में आते हैं और तुम तो इन दुख और संकटों से शुरू से ही लड़ रही हो। देवता जी, क्या बताऊं, अब शादी से पहले मेरे परिवार में इतनी दिक्कत थी
जिसके चलते मेरे माता पिता ने जल्दबाजी में मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरे पति अच्छे खासे कमा रहे थे, लेकिन अचानक से एक दुर्घटना के दौरान उनकी और मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। लेकिन मुझे इस बच्चे और अपनी माँ जी का ध्यान रखना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छा लगा। एक तरफ तुम्हारे पास इतनी परेशानियां हैं और फिर भी तुम सारी परेशानियों को एक तरफ करके इस तालाब की भूखी मछलियों को खाना खिलाती हो। आज से ये जादुई तालाब तुम्हारा हुआ। तुम इस जादुई तालाब से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जो मैं तालाब से मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा? तुम एक बार अपने लिए कुछ मांग कर तो देखो। हमारे सर पर कोई छत नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक अच्छा सा घर हो, जिसमें मैं अपनी सास के साथ आराम से रह सकूं। जिस मकान में मैं अभी रहती हूँ वो किराए का है और मुझे डर लगता है कि कभी मकान मालिक हमें घर से निकाल ना दे। अनामिका के इतना कहने के बाद तुरंत ही तालाब के पास एक बहुत प्यारा और सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे अनामिका देखते ही रह जाती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अनामिका उस घर के अंदर आती है, जिसके बाद वो घर के अंदर चारों तरफ देखकर अपने आप से कहती है, अरे वाह, क्या बात है! इस घर के अंदर तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। देवता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो हमें इतने अच्छे घर में रहने का अवसर ना मिलता। ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद जरूर कर लेना। ऐसा कहने के बाद देवता वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अनामिका अपने सास को जादुई तालाब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीलम कहती है, अरे वाह बहू, क्या बात है! मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में हमारे पास एक जादुई तालाब है और जिससे हम कुछ भी मांगे वो हमें वो दे देगा। अरे माँ जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन देखो ये हकीकत है। चलिए मेरे साथ चलिए। अनामिका अपनी सास को तालाब के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो जादुई तालाब से कहती है, जादुई तालाब, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? अनामिका के ये कहते ही उसके सामने एक खाने की टेबल और 2 कुर्सियां प्रकट हो जाती है। उस टेबल के ऊपर खाने के अलग अलग तरीके के पकवान रखे होते हैं, जिन्हें देखते ही नीलम के मुंह से पानी आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है! मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम एक जादुई तालाब के पास रहते हैं। हम इस जादुई तालाब से मेरी और तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। नीलम और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस जादुई तालाब के पास रहने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाती है, लेकिन एक दिन जंगल में एक लकड़हारा अनामिका को जादुई तालाब के पास देख लेता है। अनामिका जादुई तालाब से कुछ पैसे मांगती है, जिसके बाद जादुई तालाब उसके सामने पैसों के बंडल प्रकट कर देता है। अरे वाह, क्या बात है जी! इसका मतलब ये है कि कोई मामूली तालाब नहीं है। ये तो ससुरा एक जादुई तालाब है बे। अब मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। लकड़हारा चुपके से अनामिका के पीछे की तरफ जाता है और अचानक से उसका मुंह दबोच लेता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर छुरी रखकर कहता है, क्या बात है, जादुई तालाब के मजे अकेले अकेले लूट रही हो? अब जरा मेरे लिए जादुई तालाब से खजाना मांगो, वरना तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा मैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ये जादुई तालाब केवल अच्छे लोगों की ही मदद करता है। तुम्हें इस जादुई तालाब से कुछ नहीं मिल पाएगा। अरे कैसे नहीं मिलेगी? अगर तूने अभी के अभी जादुई तालाब से खजाना नहीं मांगा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अनामिका रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए जादुई तालाब से कहती है, ए मेरे जादुई तालाब, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस आदमी को जो चाहिए उसे वो दे दे और इससे मेरी जान बचा ले। अनामिका के इतना कहने के बाद तालाब के जादू से वहाँ खजाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर लकड़हारा खुशी से पागल हो जाता है। जैसे ही वो खजाने को उठाने लगता है,
उसके स्पर्श से उसके हाथ और शरीर अचानक से जलने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ रे, अरे कोई मेरी मदद करो, अरे कोई मुझे बचाओ रे, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ रे। उस लकड़हारे की ये हालत अनामिका से देखी नहीं जाती, जिसके बाद अनामिका उसके ऊपर पानी डाल देती है। लेकिन तभी उसकी सास नीलम वहां आ जाती है और कहती है, नहीं अनामिका, ऐसा मत करो, इसे इसके किए की सजा मिलने दो। लेकिन हम इसे ऐसे मरने कैसे दे सकते हैं? क्या पता इसका भी कोई परिवार हो, या फिर ये ऐसा मजबूरी में कर रहा हो। इसके इतना कहते ही तालाब के अंदर से पानी के देवता प्रकट होते हैं, जो अनामिका की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, इसे इसके किए की सजा मिली जो बहुत जरूरी थी। इसने न जाने कितने लोगों को परेशान किया है और उन्हें जान से मारा है। अगर आज इसे इसके किए की सजा नहीं मिली तो पता नहीं ये आदमी कितने लोगों को पैसे और सोने की लालच में मौत के घाट उतारेगा। कुछ ही देर में आदमी जलकर खाक हो जाता है, जिसके बाद पानी के देवता भी वहां से गायब हो जाते हैं और तालाब से निकला खजाना भी गायब हो जाता है। उस दिन के बाद अनामिका अपनी सास और अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे खुशी खुशी रहने लगती है। कीर्ति की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी सास अंजना उसका गृह प्रवेश करती हैं। अरे वाह, क्या बहू है मेरी, एकदम चांद का टुकड़ा। गृह प्रवेश के बाद कीर्ति घर के अंदर आती है, जहां उसकी ननद कायरा उससे कहती है, अरे वाह भैया, भाभी तो आप बहुत खूबसूरत लेकर आए हो, आज की रात तो आपको मजे ही आ जाएंगे। ये सुनते ही कीर्ति अपनी ननद कायरा को धीरे से कहती है, अरे कायरा, तुम ऐसे सबके सामने क्यों कह रही हो? जरा देखो तो सही, यहाँ पर माँ जी और बाबूजी भी खड़े हैं। ओहो भाभी, इसमें शर्माने की क्या बात है? आज की रात आपकी सुहाग रात है, ये तो हम सभी जानते हैं। कायरा के ऐसा कहते ही कीर्ति का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। तभी उसका ससुर अपने बेटे से कहता है, अरे विक्की, पहले तो तुझे कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आकर टिप्स ले जाना। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने एक शेर को पैदा किया है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर कीर्ति को समझ नहीं आता, जिसके बाद उसकी सास उसे विक्की के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे बहू देख, डरने की कोई बात नहीं है, ये ले दूध का गिलास, विक्की तो पहले से ही मजबूत है, इस दूध की जरूरत तुझे है, तू ये सारा दूध पी जाइयो। जी माँ जी, मैं ये दूध पी लूंगी। दूध देकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद विक्की अपने कमरे में आता है और अपनी सुंदर और सुशील पत्नी को देखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। विक्की और कीर्ति कुछ देर बात करते हैं और उसके बाद विक्की कमरे की लाइट बंद करके आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कीर्ति नींद से जागती है और उसे अपनी माँ के सिखाए हुए संस्कार याद आते हैं। देख बेटी, ससुराल में जाने के बाद सुबह स्नान करके सबसे पहले घर में पूजा पाठ करनी है और उसके बाद घर के सभी सदस्यों के पैर छूने हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक सुशील संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे बेटी, मैंने तेरे अंदर इतने संस्कार डाले हैं कि कभी तेरी सास और तेरी नंद, यहाँ तक कि तेरे पति और तेरा ससुर भी तेरे इन संस्कारों को गिन नहीं पाएगा। अभी तो सब लोग सो रहे हैं, जल्दी से जाकर स्नान करके मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। कीर्ति नहा धोकर मंदिर की पूजा करने लगती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कीर्ति की आरती सुनकर घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। तभी कायरा नींद से जागते हुए कहती है, ओहो, ये सुबह सुबह अलार्म किसने लगा दिया? अरे कौन इतना संस्कारी है हमारे घर में जो इतनी सुबह भजन आरती गा रहा है? तभी कीर्ति के पास उसकी सास अंजना उबासी लेते हुए आती है और कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? तूने तो हम सभी की नींद खराब कर दी। अरे इतनी सुबह सुबह तुझे उठने की क्या जरूरत थी? जाकर सो जा। लेकिन माँ जी, एक बहू होने के नाते मुझे सुबह उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। अरे बहू, तू तो सच में बहुत संस्कारी है। कीर्ति अपनी सास अंजना को प्रसाद देती है, जिसके बाद वह नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है।
कुछ ही देर में कीर्ति नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वह घर के सभी लोगों को नाश्ते के लिए बुलाती है। अरे इतनी सुबह सुबह होटल से खाना किसने मंगवाया है? अजी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए इस घर में होटल से खाना क्यों आएगा? अरे वाह बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तुमने अपने हाथों से बनाया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी सास को तो रसोई की शक्ल देखे हुए भी एक सदी निकल गई होगी। अरे तो क्या करूं, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती खाना बनाने की। वह सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कायरा छोटे छोटे कपड़े पहनकर कीर्ति के सामने आती है। उसे देखते ही कीर्ति के हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। अरे कायरा, ये क्या, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जरा बाबूजी का ख्याल तो रखो। हो भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने लिए थोड़े से मॉडर्न टाइप के कपड़े बनवा लो। अरे कायरा, इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम बाहर जाओगी? अरे बहू, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बेटी। अरे बहू, अगर तुम्हें इसके जैसे कपड़े चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। मेरा दोस्त डिजाइनर है, उसी ने कायरा के कपड़े डिजाइन किए हैं। ये सब देखकर कीर्ति हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ ने तो मुझे बताया था कि मेरे ससुराल वाले बहुत संस्कारी हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। कीर्ति ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास अंजना विक्की से कहती है, अरे विक्की बेटा, मैंने तेरे हनीमून की टिकट बुक करवा दी है। ये ले, अब तू बहू के साथ पूरा एंजॉय करना अपना हनीमून। अरे वाह, कौन सी जगह बुक करी है इनके हनीमून की? अरे आप भूल कैसे सकते हो, जहाँ हमने अपना हनीमून बनाया था वहीं मैंने इनके हनीमून की टिकट बुक की है। इसका मतलब तुमने लंदन की टिकट बुक करवाई है। वैसे हमें अपने हनीमून पर बहुत मजे आए थे। क्यों ना हम इनके साथ अपना हनीमून दोबारा से मनाने चले? अरे हाँ, क्यों नहीं, आइडिया बुरा नहीं है। मुझे और कीर्ति को भी कंपनी मिल जाएगी। हे भगवान, जरा देखो तो, जरा भी शर्म नहीं है मेरे ससुराल वालों को, ऊपर से मेरे सास ससुर हैं। हे भगवान, मेरे ही सामने अपने नए हनीमून की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कायरा बोल पड़ती है, अरे जब आप सभी लोग जा रहे हो तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं भी अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को बुला लेती हूँ, इस बहाने हम भी वहाँ घूम आएंगे। अरे वाह, क्या बात है कायरा, तुम तो शादी से पहले ही अपना हनीमून बना लोगी। अरे फिर तो और भी मजा आएगा, ये तो फैमिली हनीमून हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद कीर्ति को कुछ समझ नहीं आता। वह अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, कैसी बेशर्म फैमिली है। इनके अंदर तो जरा भी संस्कार नाम की चीज नहीं है। ऐसे परिवार के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी? कीर्ति इतने खुले विचार वाले परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। जिसके बाद सभी अपने अपने हनीमून की तैयारियों में लग जाते हैं। जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन सभी घूमने के लिए जा रहे होते हैं। कायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोटे कपड़े पहनकर खड़ी होती है, तो वहीं उसकी सास भी छोटे कपड़े पहनकर अनुराग के साथ खड़ी होती है। तभी कीर्ति अपने कमरे से साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास और नंद को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या पहना है? अरे कायरा तो चलो लड़की है, लेकिन आप तो मेरी सास हो और मेरे सामने आप ऐसे कपड़े पहनोगी? अरे बहू, तेरी सास मॉडर्न है और तुझे पता है ना कि आजकल इन कपड़ों का कितना फैशन चल रहा है। जरा देख तो सही, मेरे ऊपर कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, और तूने ये गवारों की तरह साड़ी क्यों पहनी है? जा, तू भी इसे बदल कर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले। हाँ कीर्ति, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आया हूँ। जाओ कमरे में जाकर उसे पहन कर आओ। अरे कैसे लोग हो आप? एक तो मैं इतनी संस्कारी हूँ और ऊपर से आप मुझे मेरे संस्कार भुलवा कर ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मैं अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं भूल सकती। आप लोगों को जैसे रहना है वैसे रहिए। ऐसा कहकर कीर्ति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही विक्की उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो कीर्ति, हम कुछ ज्यादा ही खुले विचार वाले लोग हैं, इसलिए हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। चलो, अब हमें देरी हो रही है। विक्की कीर्ति को मनाकर उसे बाहर ले आता है। जिसके बाद जैसे ही वह बाहर आती है, वह अपनी सास को एक साड़ी में और अपनी नंद को सूट में देखकर खुश हो जाती है। और तभी अंजना कहती है, अरे बहू, आज तेरे पढ़ाए पाठ ने हमें अच्छी सीख दी है। हम चाहे कितने भी खुले विचारों वाले क्यों ना हो, हमें अपनी संस्कृति और अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए।
ये सब देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए चली जाती है। सर्दी के कहर में सास पर बहू का अत्याचार। जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। अरे इन्हें तो कोई काम भी नहीं दिखाई देता। इतनी सर्दी है और मुझे इतनी सर्दी में इन्हें अब ढूंढ कर लाना होगा। रूपा अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया गया तुमसे। अरे अभी तक सो रही हो क्या? तभी बेचारी शकुंतला ठंड में कांपते हुए रूपा के पास आती है और उससे कहती है, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस दवाई खाकर आराम कर रही थी। ओहो, देखो तो जरा महारानी के कितने बहाने हैं। अरे जब देखो दवाई खाती रहती हो, जब देखो आराम करती रहती हो, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। बहू घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ हाँ, तो कौन सा मुझ पर कोई एहसान करती हूँ। जाओ रसोई में देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं, जाकर उन्हें धो लो और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है बहू, धो लेती हूँ, लेकिन मुझे पानी गर्म करने वाली रॉड दे दे ताकि मैं गर्म पानी करके बर्तन धो लूँ। पानी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं ठंडे पानी में। अच्छा, तो अब गर्म पानी से तुम्हें बर्तन धोने हैं? अरे बिजली का बिल तुम भरती हो क्या? वो कौन भरेगा? देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सारा पैसा बिजली के बिल में लगा दूं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी में बर्तन धोने की वजह से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। बेटा कहाँ है तू? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब से तू विदेश गया है तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है। आज अगर तू यहाँ होता तो तेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार ना होता बेटा। बेचारी शकुंतला अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए रूपा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू कई महीने हो गए हैं मुझे अपने बेटे से बात किए हुए। एक कॉल लगाकर मेरी बात मेरे बेटे से करवा दे। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करनी है? अरे वो क्या वहाँ पर फालतू में बैठे हैं जो तुमसे बात करेंगे? अरे 2 रोटी चुपचाप खाई नहीं जा रही क्या तुमसे इस घर के अंदर? रूपा फिर से अपनी सास को जली कटी बातें सुनाती है, जिसके बाद बेचारी शकुंतला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते होते रूपा अपने कमरे में रजाई के अंदर घुसकर शकुंतला को आवाज लगाने लगती है। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ हो आप? जरा यहाँ आओ मेरे कमरे में। रूपा की एक आवाज पर बेचारी शकुंतला बुखार में भी दौड़ती हुई रूपा के कमरे में आ जाती। हाँ बहू, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी क्या होनी है, शाम हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक खाना बनाने की सूझबूझ नहीं आई है? बहू मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी रूपा गुस्से से उठती है और अपनी सास के बाल पकड़ लेती है। देख बुढ़िया, अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है तो इस घर के काम भी तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे घर से लात मार कर भगा दूंगी। फिर ठंड में इधर उधर सड़क पर पड़ी रहना। अरे मर भी गई तो कुत्ते भी तुझे नहीं पूछेंगे। ये सुनने के बाद बेचारी शकुंतला रोने लगती है और रोते हुए बुखार में भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही रूपा रसोई में आती है, वो अपनी सास को बेहोश देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, कहीं ये बुढ़िया मर तो नहीं गई? मेरे पास तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं अब इसका? रूपा सर्दी में बेचारी शकुंतला को उठाकर अपनी कार में डाल देती है, जिसके बाद वो उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर छोड़ देती है। रात भर बेचारी शकुंतला बुखार में वहीं तड़प रही होती है। तभी एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वे उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर शकुंतला का चेकअप करते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अच्छा हुआ आप सही समय पर इस बूढ़ी औरत को यहाँ पर ले आई, नहीं तो इस बुखार के चलते इस बेचारी की तो मृत्यु ही हो जाती। फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कौन है, कैसी है, इस बेचारी का कोई इस दुनिया में है ही या नहीं। अब तो इसके होश आने पर ही पता चलेगा। बेचारा वो आदमी हॉस्पिटल की फीस भरकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद जब शकुंतला को होश आ जाता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर देखती है। अरे मुझे यहाँ कौन लेकर आया? शकुंतला सबसे पूछती है, लेकिन उसे कोई नहीं बताता, जिसके बाद शकुंतला अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो खाना बना रही थी, अगर मैंने समय से खाना नहीं बनाया तो रूपा मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सोचकर बेचारी शकुंतला ठंड में ठिठुरते हुए वापस अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उसे देखती है, वो गुस्से से उससे कहती है, आ गई महारानी। अरे कल रात कहाँ चली गई थी?
शकुंतला को कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे नहीं पता मैं यहाँ से हॉस्पिटल कैसे पहुँची, मुझे माफ कर दे, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अरे खाना वाना मैंने सब बना लिया, एक काम करो, जाओ रसोई में जाकर बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर बर्तन धोने लगती है। शकुंतला के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बहू के इतने अत्याचारों को सहन कर रही थी। वो सिर्फ एक ही उम्मीद में थी, मेरा बेटा विक्रम जब आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोचकर वो रोज रोज जी रही थी और हर रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब भी वो अपनी बहू रूपा से अपने बेटे से बात करने के लिए कहती तो रूपा उसकी बात भी नहीं कर पाया करती थी। एक दिन बहुत तेज ठंड होती है और इतनी ठंड में हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। उसी समय रूपा अपनी सास शकुंतला से कहती है, अरे माँ जी देखो सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाओ सबसे पहले कपड़े धो लो, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन बहू मैं बारिश में कपड़े कैसे धोऊंगी, अगर बारिश में कपड़े धोऊंगी तो मैं पूरी भीग जाऊंगी और मुझे सर्दी लग जाएगी। जब देखो काम चोरी करती रहती हो, अगर अभी के अभी कपड़े धोने नहीं गई तो मैं तुम्हारा सारा सामान बांधकर तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ना चाहते हुए भी शकुंतला को ठंड में आंगन में बैठकर कपड़े धोने पड़ते हैं। हल्की हल्की बूंदें शकुंतला के ऊपर पड़ रही थीं। बेचारी इतनी ठंड में कपड़े धोते धोते सुन्न पड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रूपा उसे बेहोश देख अपने आप से कहती है, ये लो जी, ये तो फिर से बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, आज तो इसका कल्याण ही कर देती हूँ, आज तो मैं इस बुढ़िया को जिंदा ही दफना दूंगी। रूपा देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदा सास को उसमें दफनाने जा ही रही होती है कि तभी वहां शकुंतला का बेटा विक्रम आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। रुक जाओ, ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? विक्रम शकुंतला को जैसे ही देखता है, शकुंतला की सांसें चल रही होती हैं, जिसके बाद वो गुस्से से रूपा को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जिंदा दफनाने की? विक्रम तुरंत अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देता है, जिसके बाद वो किसी तरह अपनी माँ को होश में लाता है। जैसे ही शकुंतला होश में आती है, वो अपने बेटे को अपनी बहू की सारी करतूतें बताती है, जिसे सुनने के बाद विक्रम अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और वो अपनी पत्नी रूपा से तलाक भी ले लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम अपनी मां शकुंतला का अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।